खबर में खुश आमदीद। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में कई दहाइयों से पेश हो रहा हूँ, मगर आज जो इंट्रो मुझे देना पड़ रहा है इसमें बहुत ही अफसोसनाक और बहुत तकलीफ दे है। वो यूँ इसलिए कि आज जो वाक़या हुआ और उस वाक़े से कुछ लम्हे पहले रऊफ़ हसन साहब मेरे प्रोग्राम में थे और वो यूँ ही वो बाहर निकल के गए हैं तो आपने देखा कि उन पर हमला हो गया। वो बड़े अपबीट थे, बड़ी वो रिकॉन्सिलिएशन की बात भी कर रहे थे। और हमारी जब बात का आगाज़ हुआ तो कुछ खबरें भी ब्रेक की उन्होंने, किन किन पार्टियों के साथ पीटीआई का इत्तेहाद होने जा रहा है। तो एक लंबा सेगमेंट मैंने उनके साथ किया और वो बड़े यानी और आमतौर और मैंने देखा फिर बाद में मुझे जो हमारे वहाँ के किसी साथी ने कोई वीडियो भेजी उसमें मैंने देखा कि वो बड़े आराम से अकेले जा रहे हैं और अकेले जाते अचानक मैंने देखा कोई खातून नुमा किस्म का बंदा को मोटा सा, मैं दूर से वीडियो थी। मैं डोंट रिलाई अपॉन व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, मैं खुद भी इस वक्त बड़ा कंफ्यूज हूँ। तो फिर मैंने इतना ज़रूर देखा कि एक उन पर तशद्दुद शुरू हो गया और फिर फौरी तौर पर लोग बाहर आए और मैं जो है वो ये था। फिर डॉक्टर शाहिद मसूद आए, उन्होंने उनसे बात की। फरीह इदरीस हमारी सीनियर हैं, तजिया निगार और एंकर पर्सन हैं, उन्होंने उनसे बात की और फिर वहाँ उन्होंने गुफ्तगू की मीडिया के साथ, अब मीडिया के साथ नहीं बल्कि GNN के साथ। तो फिर उसके बाद उन्हें वहाँ से अस्पताल ले जाया गया। मैं अब आप जो इसके बाद मैं अपनी खबरों का रन डाउन दे दूँ तो इसके बाद आप वो पार्ट देखेंगे जो इस हमले से चंद लम्हे पहले जो है वो रिकॉर्ड हुआ। तो नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम को इस तकलीफ़देह अंदाज में शुरू करना पड़ा आज हमें। आज हमने उनसे यही बात की थी कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पे उन्होंने कहा कि जी हाँ ये हो सकते हैं। प्रेसिडेंसी का तो पता नहीं है कहाँ होंगे, लेकिन एक बर्फ़ पिघलने की उन्होंने बात की थी। इसके अलावा पंजाब, इसके बाद प्रोग्राम में हम बात करेंगे पंजाब में जो हत्या इज़्ज़त का कानून बनाया गया, इस हवाले से उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस हवाले से भी हमारी उनसे बात हुई कि इसको वो जो है इसकी शिद्दत से मुखालफत करेंगे। फिर इसके साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम में लीगी रहनुमाओं के हम तहफ़्फ़ुज़ात देखेंगे। एक नई पार्टी भी बन रही है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, कौन कौन जा रहा है। फिर IMF की बात करेंगे कि वो कुछ ज़्यादा ही डिटेल्स हमसे मांग रहे हैं। IF के हवाले से, ICSFI के हवाले से जो बॉडी है उस हवाले से वो हमसे तफसीलात क्यों मांग रहे हैं। मैं ख़ुद भी इतना कंफ्यूज हूँ कि फबल कर रहा हूँ। तो प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। ये जो अब गुफ्तगू आप सुनेंगे ये अभी चंद लम्हे पहले रिकॉर्ड हुई है। ये रऊफ़ हसन साहब से हमले से चंद ही लम्हे पहले। मेरे साथ मौजूद है रऊफ़ हसन रहनुमा, मरकज़ी रहनुमा। बहुत शुक्रिया रऊफ़ हसन साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये जो बात की है आपके एक रहनुमा ने कि अवान सदर में एस्टेब्लिशमेंट से जो है वो मुज़ाकरात, ज़ाहिर है कुछ आगे खेल तो चलना चाहिए, ये स्टेल मेट तो वैसे ही ले डूबेगा हमें। तो कुछ ऐसी खबरें हैं कि ये कहानी आगे चले जहाँ फंसे हुए हम एक अरसे से। रऊफ़ हसन साहब, थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। देखिए, हमारी तो बहुत ख्वाहिश है कि ये मामला आगे चले, इसलिए हमने अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं मुज़ाकरात के लिए। सवाए उन 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो कि डायरेक्ट बेनिफिशरीज़ हैं जो मैंडेट चोरी किया गया है, उसके अलावा हम तमाम जमातों के साथ राब्ते में हैं, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते में हैं। और हमने जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है उसके ऊपर और इम्पॉर्टेंट पार्टीज़ जो हैं वो भी ज्वाइन कर जाएंगी आइंदा 2-3 दिनों में, आप देखेंगे। अब ये जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी एक ख़ास मकसद के तहत हमने अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं कि हम उनसे बातचीत करने को तैयार हैं। अब ये जो है कि जी कहाँ बातचीत होती है कहाँ नहीं होती, फ्रैंकली दैट इज़ नॉट सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि इंसान उसके ऊपर कमेंट करे। एज एंड व्हेन कोई बातचीत होगी तो वो पब्लिक डोमेन में होगी, उसमें से कोई चीज़ भी जो है हम छुपा के नहीं रखेंगे। बातचीत जब भी हुई, जैसे भी हुई, वो हम उसके बारे में अपना फॉर्मल बयानिया जो है वो जारी करेंगे। रऊफ़ भाई, इट वाज अनथिंकेबल कपल ऑफ ईयर्स अगो कि जो फजलुर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और आपकी पार्टी डैगर्स ड्रॉन जिसे कहते हैं, मगर आजकल हम देखें तो बयानिया बहुत मिलता जुलता है। तो उनके साथ भी क्या कोई मामला हो रहा है किसी एक पेज पे आने का? काई साहब बिल्कुल उनके साथ राब्ते में हैं, बहुत देर से राब्ता उनके साथ जारी है। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो उनके साथ राब्ते में हैं और आज ही मेरी बात हुई है
उनमें से एक शख्स के साथ, और उसने पॉजिटिव ख़बर दी है कि जी अनकरीब मुस्तकबिल करीब में बहुत इम्कानात हैं इस बात के कि जी हम दोनों एक पेज के ऊपर आ जाएंगे और मिलकर जद्दोजहद जो है वो शुरू करने का ऐलान करेंगे। मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन आज इसके चांसेस जो हैं वो गुज़रे कल की बनस्बत बहुत ज़्यादा हैं, और आइंदा 2 या 3 दिन जो हैं या अराउंड दैट टाइम उसमें मेरा ख्याल है कि फ़ैसला हो जाएगा, और वो भी हम जब होगा तो डेफिनेटली हम आपको सबसे पहले आगाह करेंगे कि जी ये फ़ैसला हो चुका हुआ है। ये पीटीआई की पॉजिटिव अप्रोच का शाखसाना है, और इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि ये JUIF की भी पॉजिटिव सोच का शाखसाना है। हम 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान आपको पता है और सबको पता है कि एक बहुत बड़ा खला था जो कि मौजूद था, लेकिन दोनों तरफ के पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनकी अंत तक मेहनत के बाद उस खला को बहुत हद तक कम करने में कामयाब हुए हैं। और अब जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया है, उम्मीद की जा रही है कि मुस्तकबिल करीब में हम शायद एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे होकर आइन की सुप्रीमेसी की जद्दोजहद जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। जी, अभी ये तो बात आपने वादे कर दी कि जो साबका पार्टीज़ हैं या 2 पार्टी जिनकी कोलिशन है उनसे आप कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं होगी। ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं वो किसी तहरीक की बात कर रहे हैं, वो एक प्रोटेस्ट की सियासत की भी बात कर रहे हैं, तो क्या इस हवाले से भी आप एक पेज पे हैं या यहाँ पे आपकी राहें जुदा हैं? देखिए, जो तय हो रहा है वो यही हो रहा है कि एक पेज के ऊपर आके एक प्लेटफॉर्म से जद्दोजहद की जाएगी, ये तय हो रहा है। अब इसमें 1 दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, वो अभी देखना है, लेकिन काफ़ी हद तक जो हमारे जो छोटे मोटे इख्तलाफात थे उनको दूर किया जा चुका हुआ है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी फाइनलाइज होनी है, और मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी आपको उस सिलसिले में कोई पॉजिटिव इत्तलात जो है वो हम देने की पोजीशन में होंगे। अच्छा, और ये बताइए कि इससे पहले भी बात हुई थी और नेचुरली बहुत खौफनाक प्रेशर था उस वक्त की पीटीआई की लीडरशिप पे, और बाज़ लोगों की वजाहतें भी जो हैं बड़ी वो हार्ट रेंडिंग है। तो क्या फवाद चौधरी साहब हों या ये बाकी लोग हों, उनके लिए भी आपके दरवाजे या खान साहब की तरफ से कोई आया है इशारा कि इनको भी एम्ब्रेस किया जाएगा दोबारा? देखिए, ये इंतहाई ट्रिकी मामला है, और इस सिलसिले में खान साहब से जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये मामला जो है वो मैं तय करूंगा, और मैं जब आज़ाद हूँगा, बाहर आऊँगा, तो उसके बाद हम इसके सिलसिले में बात करेंगे। और यही उनका एक्सक्लूसिव प्रेरोगेटिव है खान साहब का कि वो किसी को वापस लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। मेरा ख्याल है कि वो एक कंसल्टेटिव प्रोसेस से भी गुजरेंगे, वो अपने जो सीनियर लीडरान हैं उनसे भी बात करेंगे, उनकी आरा भी लेंगे, और फिर फैसला होगा कि किसी को लेना है या नहीं लेना। ये इस वक्त जो है मामला जो है वो अभी उसको ख़त्म कर दिया गया है, और अब इंशाअल्लाह ताला खान साहब जब अनकरीब जेल से बाहर आएंगे तो उसके बाद इसको टैकल किया जाएगा, और ये देखा जाएगा कि किस तरीके से टैकल करना है, क्या फ़ैसला होना है, किसी को लेना है कि नहीं लेना, लेना है अगर तो किसको लेना है, किसको नहीं लेना। ये तमाम फ़ैसले जो हैं इसका कुलियतन दारोमदार जो है वो खान साहब के प्रेरोगेटिव के ऊपर है, वही आएंगे और वही फ़ैसला करेंगे। जी, अच्छा, रऊफ़ हसन साहब ये फरमाइए कि ये जो यानी जो ये इस JUI के साथ जो आपकी गुफ्तगू चल रही है, तो उसमें JUI तो इसकी लेजिटिमेसी को आप भी नहीं मानते, लेकिन आप असेंबली में ज़ाहिर है इन प्रोटेस्ट बैठे हुए हैं, तो वो कहते हैं जनाब हमें इलेक्शन चाहिए, फेयर इलेक्शन चाहिए, तो और ये इस हुकूमत को इसको चलता किया जाए। तो इस हवाले से आपका और उनका मौक़िफ़ एक है, और इस हवाले से भी क्या बात हो रही है JUI से? देखिए, ये जो हुकूमत है, जो सो कॉल्ड हुकूमत है, बेसिकली इसकी कोई पॉलिटिकल फाउंडेशंस मौजूद नहीं है। ये फॉर्म 47 की पैदा करदा हुकूमत है जो कि जाली हुकूमत है, और अपने तय ये कुछ कर भी नहीं सकती, इनकी कोई ताकत नहीं है, इनकी तनाबें कहीं और हैं, वहाँ से खींची जा रही हैं। ये तो बौनों की तरह डांस कर रहे हैं, नाचते हैं और उन तनाबों को खींचे जाने के ऊपर और लूज़ किए जाने के ऊपर। तो ये तो मतलब इनके बारे में तो बात करना जो है वो भी वक्त का ज़िया है। ये जो छोटी मोटी बातें हैं जी, मेरा ख्याल है कि ये तय कर लिया जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो बातें हैं वो हमारे और JUI के इत्तेहाद की राह में हायल होंगी, क्योंकि बल्क ऑफ दी इश्यूज़ जो हैं वो ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो गए हैं। अब जो छोटे मोटे रह गए हैं, जो
मतलब फिनिश करने के लिए सारे को, वो उस मरहले से गुजर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है आपको कि वो मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द हम उसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा देंगे और फिर उसको हम डेफिनेटली पब्लिक डोमेन में ले आएंगे और अनाउंस कर देंगे कि क्या वो टर्म्स हैं, क्या कंडीशंस हैं, इफ एट ऑल एनी टर्म्स एंड कंडीशंस आर अटैच्ड टू दैट एग्रीमेंट। लेकिन ये अनकरीब उम्मीद की जा रही है कि ये हो जाएगा जी। अच्छा राउफ साहब, मैंने अभी आपकी मैं स्टेटमेंट्स देख रहा था कि जो पंजाब में भी कानून कल पास हुआ, वफाक में भी पास किया जा रहा है, तो क्या इस हवाले से आपने कहा तो है कि जी हमारे साथ आके बैठें जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, आप बात करेंगे, तो क्या इन कवानीन को आप सहाफ़ती तंजीमें तो करेंगी, मगर क्या आप भी इन्हें चैलेंज करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में या असम्बली में? तो आप रजिस्ट कर ही रहे हैं, इस हवाले से आपकी पॉलिसी क्या होगी? तो डेफमेशन का कानून बना रहे हैं जी। ये पाकिस्तान में जो बची खुची चंद आज़ाद आवाज़ें हैं उनको भी सलब करने के लिए ये बनाया जा रहा है और ये इंतहाई घिनौना फेल है जो कि किया जा रहा है और इसको बगैर किसी लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस जो होते हैं उनसे गुजरे बगैर जो है उसको रफ शॉट किया गया है प्रोविंशियल असेंबली पंजाब से। तो हम डेफिनेटली, हमने तो कल ही पोजीशन ली थी, बल्कि कल से पहले भी पोजीशन हम ले चुके हुए थे कि हम इस किस्म का कोई भी लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन किया, जो कि आइन की जो इंश्राइनिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम, राइट टू स्पीच एंड ऑल दैट, उसकी वायलेशन में है, उसको हम अपनी पूरी ताकत के साथ अपोज करेंगे और हम बिल्कुल वो करने का पूरा इरादा रखते हैं। इस सिलसिले में मैंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफ़र की है सहाफ़ती तंजीमों को कि अगर वो हमारे साथ मिल के किसी किस्म का कोई कैंपेन जो है वो लॉन्च करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल उनके साथ बैठ के बात को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होंगे। ये एक काला कानून है, ये काले से भी ज़्यादा काला कानून है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये पाकिस्तान में लागू ना हो सके। लेकिन उसके लिए सहाफ़ती तंजीमों का खड़ा होना, पूरे जर्नलिस्ट कम्युनिटी का खड़ा होना जो वो अशद ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली ये आपकी आवाज़ है जो कि सलब करने की कोशिश की जा रही है। ऑब्वियसली उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर भी होगा, लेकिन जो प्राइमरी टारगेट हैं, जो प्रिंसिपल टारगेट है, वो पाकिस्तान की मीडिया है, पाकिस्तान की जर्नलिज्म इंडस्ट्री है। तो आई थिंक कि ये वक्त है कि वो खड़े हों और आवाज़ बुलंद करें और अपनी आज़ादी जो है जिसको सलब करने की कोशिश की जा रही है उसको हर सूरत में उस कोशिश को नाकाम बनाएं। रऊफ साहब, कुछ हम देखते हैं कि अदालती महाज पर भी कुछ गेंस नज़र आते हैं। आज फिर हम देखते हैं कि एक केस जो है उसको नाकाबिल समाअत करार दे दिया। तो अब आप समझते हैं कि हम एक बदले हुए ऐद और बदली हुई यानी एक जुडिशल फ़िज़ा में है? देखिए, मैंने कुछ दिन पहले लास्ट फ्राइडे को मेरा आर्टिकल आता है, तो उसमें हमने जो मेरा था उसका जो टाइटल था वो था साइलेंट रेवोल्यूशन, खामोश इनकलाब। और ये खामोश इनकलाब जो है, ये जुडिशरी के अंदर जो चेंज आई है, जो अवेयरनेस आई है और जो एफर्ट हो रही है कि जुडिशरी की आवाज़ जो है, जो कि कुछ इदारे जो हैं वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उससे आज़ादी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और हम जुडिशरी की स्ट्रगल में उनके साथ खड़े हैं। और हमारी जो कंटेंशन है वो बड़ी सिंपल है कि जुडिशरी जो है, पाकिस्तान की अदलिया जो है, वो पाकिस्तान के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स में से पॉसिबली सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, क्योंकि वो जस्टिस प्रोवाइड करती है और कोई माशरा जो है, कोई रियासत जो है वो इंसाफ की प्रोविजन के बगैर मतलब आगे बढ़ने की तो बात आप छोड़िए, वो कायम भी नहीं रह सकती। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की 76 साल तारीख जो है वो इस बात की गमाजी करती है कि यहाँ कभी भी इंसाफ को पनपने नहीं दिया गया, यहाँ कभी भी इंसाफ की रूट्स जो हैं, जड़ें जो हैं, उनको मजबूत नहीं होने दिया गया। तो आज जबकि अदलिया के अंदर से ये आवाज़ें, जिनको वॉइसेस ऑफ कॉन्शियंस मैं कहूँगा, ज़मीर की आवाज़ें जो हैं वो बुलंद हो रही हैं, तो हम पर ये लाजिम है, हम तमाम लोगों को जो कि इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, हम सब पर लाजिम है कि हम इन आवाज़ों को इनको सपोर्ट करें, इन आवाज़ों को स्ट्रेंथन करें और इन आवाज़ों को फैसिलिटेट करें कि ये आगे बढ़ें और ये तमाम जुडिशरी जो है वो एक आज़ाद इदारे के तौर के ऊपर, विरासत के एक आज़ाद सतून के तौर के ऊपर वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल जो है, अपना आइनी जो रोल है उसको अदा करे, पाकिस्तान के अवाम को और जो भी साइलिन आते हैं वहाँ उनको इंसाफ का फौरी जो है प्रोविज़न जो है ना वो की जाए। तो ये एक बहुत खुश आइंद डेवलपमेंट है, एक हार्ट वार्मिंग डेवलपमेंट है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने इस सिलसिले में भी बात की है और कहा है कि जी हम कुल्लियतन
अपना जो वेट है वो अदलिया के तराजू में डालते हैं और अदलिया के साथ खड़े हैं और अदलिया की हर इस कोशिश को जिसमें वो अपने इंसाफ के तकाज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और अपनी आज़ादी जो है उसको रीट्रेट करेंगे। हम इन तमाम कोशिशों में अदलिया के साथ खड़े होंगे, हर सूरत में, हर शक्ल में। जैसा भी वो हमसे सपोर्ट चाहेगी हम वो सपोर्ट उनको प्रोवाइड करेंगे। ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत अहम का एक इवेंट है जिसमें कि जजेस को आज़ाद करने की जो आवाज़ है वो जजेस खुद बुलंद कर रहे हैं। तो ये एक इंतहाई अहम ये एक डेवलपमेंट है और इसको हमें सबको स्ट्रेंथन करना चाहिए, पाकिस्तान के आवाम को भी इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। और मैं तमाम और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कहता हूँ कि ये मौका है पाकिस्तान की जेन्युइन आज़ादी के लिए, पाकिस्तान की असल आज़ादी के लिए। हमें चाहिए कि हम अदलिया को आज़ाद करने के लिए वो तमाम इनकम्बरेंसेस से, वो उन तमाम प्रेशर से, उन तमाम इंटिमिडेटरी टैक्टिक्स से आज़ाद करने की जो कोशिश है उसमें उनका पूरा साथ दें। बहुत शुक्रिया रऊफ़ हसन साहब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे मरकज़ी रहनुमा PTI। बहुत सी बातें हुई, गोया कोई इत्तेहाद भी बन रहा है PTI का, JUI का तो उन्होंने जिक्र किया मगर कुछ बता रहे हैं और भी पार्टियाँ हैं, मगर एक्सक्लूड किया उन्होंने PPP और PMLN से किसी किस्म की गुफ्तगू या इत्तेहाद के ज़मन में। ये ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे। एडवाइजरी, इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बन रही है और वो बिजली के हवाले से है, दीगर माशी क्राइसिस के हवाले से है। मगर सवाल ये है कि जो बिजली खुद बना रहे हैं और जिन पर बहुत बड़े सवालिया निशानात हैं, क्या वो ये हमारी बिजली का मसला हल कर देंगे जो बिजलियां गिराते रहे हैं? एक ब्रेक हमारे साथ रही। वेलकम बैक। तो नाज़रीन ये गुफ्तगू थी जो हमने उनसे की। अल्लाह ताला से हम उनकी दराज़ी उम्र और उनकी जो है वेल बीइंग की दुआ मांगते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, जनाब दानियाल अजीज़ साहब, सीनियर सियासतदान हैं। और बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज़ साहब, आपको वेट भी करना पड़ा। आज ये अफसोसनाक वाक़या शूमिया किस्मत से मेरे स्टूडियो के बाहर ही हुआ जब वो तशरीफ़ लेके गए इस्लामाबाद में। तो इसको हम भी कंडेम करते हैं और ज़ाहिर आप भी करते यकीनन करेंगे। तो दानियाल अजीज़ साहब, मैं आपसे जो मेरा सवाल है वो ये है कि बहुत से मुस्लिम लीग नून के जो लीडर्स हैं जो कि मुस्लिम लीग नून में ही हैं, मिसाल के तौर पर जावेद लतीफ़ साहब ने का कहना है कि जी ये यहाँ तो 2 ताई अक्सरियत वाली गवर्नमेंट 5 साल नहीं चलती तो अरेंज मैरिज वाली हुकूमत कैसे चलेगी। उधर शेख रोहेल असगर साहब का कहना है कि उनके हलके को उनके मुताबिक एयाज सादक साहब ने उसको तोड़वाया, तब्दीली की, जिसकी वजह से वो बड़े दुखी हैं। और जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा कि जनाब ये हुआ। और ये भी उन्होंने कहा कि जो शायद खाकान अब्बासी साहब अगर खाने पे बुलाएंगे तो ज़रूर जाएंगे, शेख रोहेल असगर साहब का कहना था। तो ये कोई नई डेवलपमेंट हो रही है और ये PMLN के जो कुछ लोग जिनके गिले शिकवे हैं किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो रहे हैं, और क्या आप भी उनमें शामिल हैं? ये इसमें मैं समझता हूँ कि जिनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, ज़ाहिरी बात है वो उसका कोई ना कोई तो आपा करे। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि क्या मैं इसमें शामिल हूँ, नहीं हूँ, आप यकीन जानिएगा कि बहुत सारे दोस्तों के साथ मेरे रबते हैं और बहुत सारा सोच विचार हो रहा है बिहाइंड है कि ये जो मामला ये चलाना चाहे, जो भी इसके पीछे हो, जो भी इसके बारे में सोचता रहे, और बहुत जल्दी आपको नजर आएगा कि अपने जो जहाँ इसके टांके लगे हैं वहाँ से ये उखड़ना शुरू होगा। और असल बात यह है ये सब कुछ करके भी, पाकिस्तान को शिकस्त करके भी, तबाही मचा के भी कुछ हासिल हुआ है। जो मेन मसाइल थे पाकिस्तान के, में बिजली की चोरी रोकना थी, जिसमें महंगाई की, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के और मसाइल थे, खास तौर पे जिसमें FBR की बहाली करनी थी और टैक्स नेट बढ़ाना था, क्या वो सारे काम हो रहे हैं? जो कोशिश की हुकूमत ने उसमें तबाही हासिल हुई है। और आज आप देखें पूरे का पूरा कोशिश हो रही थी कि एग्रीकल्चर वो वाहिद तरीका कार है जिससे पाकिस्तान की मईशत को उठाया जा सकता है, और अब सारे के सारे काश्तकारों की भी कमर तोड़ दी और सिर्फ चंद ठेकेदारों को जो है ना खुश करने। ये जो मार्च में इंपोर्ट हुई है, कितनी ज्यादती की बात है। कहाँ गई वो इंक्वायरी रिपोर्ट? क्यों वो चुप हो गए? ठीक है जी, हमारे बच्चे भूखे मरे, आपने बहुत अच्छा किया है, जरा भी नहीं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा फेलियर है कि उसको कवर अप किया जा रहा है, क्योंकि वाज़े तौर पर इस हुकूमत के दौरान 8 लाख टन
जो मार्च के महीने में इंपोर्ट हुआ है वो बिल्कुल गैर कानूनी था। फरवरी की 28 तारीख तक तो इंपोर्ट खत्म हो जानी थी और ये बहुत बड़ी ज्यादती की है और वो गंदम मंगाई है जिसमें कीड़े हैं। अब आप देखें सितम ज़रीफी, एक तो ये तबाही मचाते जा रहे हैं, जो उनकी पिछली तबाही है वो हमारे सामने आ रही है। आज आप देखें कि पाकिस्तान में तमाम जो बिजली के अदारे हैं, डिस्कोस जिनको कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उन सारों के बोर्ड्स को बरतरफ कर दिया गया, मासवाए जो सखर की है और जो हैदराबाद की है, जो कि बाय द वे सबसे ज्यादा लॉसेस के जिम्मेदार हैं। और उनमें बोर्ड्स फारग करके ये कहा है उनको कि आपकी वजह से ये चोरी हुई है 590 अरब। और आपका क्या ख्याल है ये बोर्ड्स किसने लगाए थे? ये बोर्ड्स PMLN ने लगाए थे और PDM ने लगाए थे पिछली हुकूमत के दौरान, ये केयर टेकर से पहले। तो वो ये बोर्ड्स की ऑब्वियसली स्टफिंग हुई, उसमें से बहुत सारे लोग जो है वो MPA बन गए टिकट लेके और बोर्ड में बरकरार रहे। तो ये एक किस्म का मौज मेला करवाने के लिए लोगों को वहां नामजद कर दिया था और अब खुद ही तस्लीम करना पड़ा कि इनकी वजह से ये चोरी हुई है। यानी जो हमारे बिजली के बिल महंगे हैं वो PMLN की मिस गवर्नेंस की वजह से हुआ है और हम नहीं कह रहे, वो खुद तस्लीम कर रहे हैं और उन सारों को बरतरफ कर दिए। और आपका क्या ख्याल है इनको बरतरफ करके भी आपका क्या ख्याल है ये चोरी पकड़ी जाएगी? हरगिज़ नहीं। कहने का मकसद ये है कि इनको कोई ढंग नहीं है, कोई पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं, हाथ पांव ये मार रहे हैं। पंजाब स्पीड का नाम सिर्फ दिया हुआ है, बाकी तो ये तबाही कर रहे हैं सारी। अच्छा दानियाल अजीज साहब, ये तो 600 तकरीबन आपने बता दिया, 450 या समथिंग 100 अरब की ये है और ये खुद इन्होंने लगाए थे। आज एक और भी डेवलपमेंट हुई, एक तरफ तो इन्होंने ये बोर्ड जो है इन्होंने डिज़ोल्व किए, साथ ही इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाती है और उसमें जो है जी बिजली ठीक करें, ये ठीक करें, वो ठीक करें, उसमें IPPs के जो खुद प्रोड्यूसर स्टेक होल्डर्स हैं वो खुद मौजूद हैं। दे माइट बी वेरी वेरी अपराइट और बड़ी डिग्निटी वाले बंदे होंगे, मगर आप जो है कैसे मुकर्रर हो सकते हैं उस मामले को दुरुस्त करने के लिए जिसके बारे में मुबैना तौर पर हर आदमी कह रहा है कि खुद आपने ख़राब किया है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और मैं आपको और हैरानगी की बातें दो बताता हूँ। सबसे पहले तो बात यह है कि हमारी जो बिजली बिल इन्फ्लेटेड है वो इसलिए है क्योंकि हमें कैपेसिटी पेमेंट्स तकसीम करके हम कंज्यूमर जो रेजिडेंट्स हमें मदद रहा है, वो इसलिए है कि जब ये बिजली लगाने गए थे तो ये इतनी मिकदार में इसलिए लगाई क्योंकि उस वक्त ये सोच थी कि CPEC के प्रोजेक्ट चलेंगे, ये इकोनॉमिक जोन जो है तकरीबन 19 पाकिस्तान में वो कायम होंगे, उनके लिए बिजली चाहिए। और आप हैरान होंगे कि आज तक वो इकोनॉमिक जोन कोई एक भी जो है फुली फंक्शनल नहीं हो सकता। उसकी वजह से जो बिजली की मांग उन्होंने पैदा करनी थी वो मांग नहीं सामने आई। जब वो मांग सामने नहीं आई थी तो वो कैपेसिटी पेमेंट सामने आ गए। वो बजाय इनको कोई इसका सिला लेते, कोई इस चीज का सजा भुगतते, वो उन्होंने सारी कौम को सजा दे दी। अब आप देखें इम्प्लीमेंटेशन है उसके कौन साहब इंचार्ज हैं जिन्होंने माशाल्लाह महंगाई के ऊपर काबू डालने के लिए कुछ भी नहीं था। और ये जो आप इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी की बात कर रहे हैं, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 1973 रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत कभी कहते हैं कंसल्टेंट ला रहे हैं, कभी कहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब बताएंगे। तो भाई वो किधर पूरी इकोनॉमिक प्लानर्स ग्रुप जो है वो सारा उनके पास है, सुनते हैं कि वो इकोनॉमी के गवर्नमेंट का। और उल्टा जो CPEC का दफ्तर बना हुआ था, जो लगा हुआ था, वो भी डिसॉल्व करके अपने पास ले गए और अब हमें महंगी बिजली उनकी वजह से लेनी पड़ रही है, ये कैपेसिटी पेमेंट्स के हवाले से। और आप हैरान होंगे, एक और आपको चलें बात बताता हूँ। ये जब IPPs की रिनेगोशिएशन हुई थी कॉन्ट्रैक्ट्स की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थे जिनकी मुद्दत पूरी हो गई थी, यानी पाकिस्तान की गरीब अवाम की उनसे जान छूटने लगी थी $1 में इनको हम कैपेसिटी पेमेंट दें, और वो यहाँ पर आके पानी हमारे बिल्कुल ना तले आ गया था। जब उनसे जान छूटने लगी तो इन्होंने कहा कि रिनेगोशिएशन के बहाने से हम इनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर, नेगोशिएट वो खाक हुए, वही कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन पौने करके तो दोबारा एक्सटेंड कर दिया, यानी वो भी हमारे गले डाल के इनसे जान छूट रही थी। ये है इनकी गवर्नेंस और ये इनकी बात। अच्छा दानियाल अजीज साहब, अभी इस पे बात दोबारा भी हम करेंगे, मगर ये जो बोर्ड थे उसमें तो वो लोग भी थे कि जो बाद में इस्तीफे दे के MNA MPs के इलेक्शन भी लड़े। तो ये प्रैक्टिस है दुनिया में कहीं और? ये जी बोर्ड्स की बिल्कुल स्टफिंग हुई है फेवरेट के साथ। और आखिरकार जब पाकिस्तान तबाह हो गया, जब उनको महसूस हुआ कि अब हम तबाही मचा बैठे हैं काफी, अब उन सारों को निकाल दिया। ये
कह कि आपने चोरी किया। ओ भाई, अगर उन्होंने चोरी किया तो जिन्होंने उनको लगाया वो क्या जिम्मेदार नहीं है? उन्होंने क्या सोच के इनको लगाया था कि आप मौज मेला लें, इलेक्शन के लिए पैसे इकट्ठे कर लें और फिर आके हमारे लिए इलेक्शन लड़े? ये सोच थी? ये जो 90 की दहाई की सोच है, ये जा ही नहीं सकती नून लीग में से। मैं खुद इसका शिकार रहा हूँ, इसके खिलाफ लड़ता रहा हूँ जब मैं नून लीग में था। अच्छा दानियाल अजीज साहब, माई लास्ट क्वेश्चन, ये फरमाइए कि कितने लोग आपको लगता है कि जो खाकान अब्बासी साहब, ये नंबर वन आपकी जो सियासी विजन है ये कितनी इफेक्टिव होगी पार्टी, क्योंकि ये टूट के उधर से ही आ रही है, और ये कितनी तोड़ फोड़ कर पाएगी, अगर कर पाएगी, क्योंकि PMLN एक पुरानी पार्टी है और बड़ा उसका ज़ाहिर रूट्स तो हैं, चाहे ज़ाहिर आजकल वो इतनी पॉपुलर नहीं है। दानियाल साहब I'm sorry, जरा क्वेश्चन रिपीट कर सकेंगे आप? जी, मैं दानियाल साहब ये कह रहा हूँ कि आप क्या समझते हैं जो नया ये आउटफिट या पार्टी बन रही है, ये कितना डेंट डाल सकती है जो है इस PMLN को, कि ये जो आप कह रहे हैं कि डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं, और ये कितनी इफेक्टिव होगी ये पार्टी, आपको क्या नजर आता है? मैंने तो सुना कि एक और पार्टी भी तैयार हो रही है, बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ हो रहा है, थोड़ा सा इंतजार कर लें, बहुत कुछ मालूमात आएंगी सामने। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये महंगाई और बेरोजगारी इसको रोकना कोई आसान काम नहीं है। IMF के अभी भी दानियाल साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, खबरें दे के गए कि सिर्फ शायद खाकान अब्बासी साहब की पार्टी नहीं बन रही, बल्कि बिहाइंड द सीन कुछ और भी पार्टीज बन रही हैं। जाहिर है इस तरह के बुरानी ऐद में फिर कुछ फैसले तो इस तरह होते रहते हैं। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो हम ख़ास तौर पे बात करेंगे IMF के वाले से। डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ होंगे, मईशत के ज़मीन में उनसे बात करेंगे, क्योंकि बहरहाल सेंट्रल स्टेज तो अब मईशत ने ले ही लिया है और सियासत उसकी सबसर्विएंट हो चुकी है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मारूफ मईशतदान जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमेशा हमें गाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अनडाउटेडली इकॉनमी हमारे यहाँ ही नहीं दुनिया में ही सेंटर स्टेज ले लिया है उसने, और जो उसकी हालत है, मगर मैं आज एक इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है, मैं उस पर बात करता हूँ। IPPs का मामला और जो बहरान है वो आपके सामने है। तो ये बुनियादी मफरूज़ा तो ये था कि भाई रेगुलेटर जो होंगे वो कारोबार करने वाले नहीं होंगे। इसमें मुबैना तौर पर बताया गया है कि 4 लोग तो वो हैं जो शायद खुद बिजली बनाते हैं रिपोर्टेडली। तो कैन दे करेक्ट दिस वेरी हॉरिबल पोजीशन वी आर इन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से जो प्राइम मिनिस्टर साहब के सेक्रेटेरिएट में शायद थिंकिंग ये थी कि हमें उन लोगों को लाना चाहिए जो मुख्तलिफ शोबों में हैं और उन्हें मसाइल जो हैं उन शोबों में उनका पता है और उनका हल भी पता है। तो इस लिहाज से शायद उन्होंने बेहतर समझा कि मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं बिजनेस वगैरह के, उनको दावत दें इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में। आम तौर पे जो हमारे यहाँ पिछले सालों में हुआ है, जब ऐसी ज़रूरत पड़ी है इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की, तो ऐसे लोग आम तौर पे बुलाए गए हैं जिनका कोई डायरेक्ट किसी एक बिजनेस से ताल्लुक़ नहीं होता था। वो ज़्यादातर या तो थे या प्रोफेसर थे या इकोनॉमिस्ट प्रैक्टिसिंग थे, इस तरह के लोग बुलाए जाते थे, मगर थिंकिंग मुख्तलिफ है एंड वी एक्सेप्ट दैट। अच्छा ठीक है, लेकिन उसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात भी यानी आ जाती है बाज़ औक़ात। मगर चले हम आगे बढ़ते हैं। IMF जो है SIFC के हवाले से कुछ मांग रहा है डिटेल्स और उसकी शफाफियत के बारे में। हालांकि अगर उसकी हम परफॉर्मेंस देखें, वो आपकी बात ठीक है कि वो उस हद तक तो इन्वेस्टमेंट नहीं आई, मगर डॉलर तो अभी तक रुका हुआ है फॉर वट एवर रीजन्स। तो ये इसका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? IMF कैसे चाह रहा है इस ज़मन में? बात दरअसल ये है कि डॉलर में जो ठहराव आया है उसमें SIFC का विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स कोई ख़ास रोल नहीं रहा। ये स्टेट बैंक के वजह से हुआ है और स्टेट बैंक ने जो है वो पॉलिसी ये उन्होंने इख्तियार की कि दरामदाद जो हैं
उनको किसी तरह से फिजिकली रोका जाए, एलसीज को किसी तरह से रेगुलेट किया जाए कमर्शियल बैंकों के थ्रू, और उसके नतीजे में अब आप देखिए कि हमारे दरामदाद में वाज़े तौर पर इस साल कमी आई है, जबकि पिछले साल भी बहुत बड़ी कमी आई थी। तो यानी कि ये आर्टिफिशियली कंट्रोल किया गया है और इसके नतीजे में तिजारती खसारा ना होने के बराबर कर दिया गया है, और उसके नतीजे में यकीनन रुपए में कुछ जैसे कहते हैं मुस्तकम होने के असरात नज़र आए हैं, बट ये आर्टिफिशियल है। और होगा ये कि जब आप IMF के प्रोग्राम में जाएंगे तो ये जो पॉलिसी है स्टेट बैंक की वो बिल्कुल IMF को एक्सेप्टेबल शायद ना हो, और उन्होंने पहले भी कहा था कि मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी होना चाहिए। अब इस मर्तबा वो इस पे इंसिस्ट करेंगे और कह भी चुके हैं कि ये फिजिकल कंट्रोल का निज़ाम ये नहीं चलेगा। उसके नतीजे में उन्होंने, मैं एक बात पूरी कर लूं, प्लीज मुकम्मल करें। उन्होंने खुद ये कहा है अपने कैलकुलेशन में कि अगले साल के जून तक रुपए की खतर जो है वो 300 तकरीबन 30 रुपए कह दीजिए 330 की रेंज तक पहुंच जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब एक और हवाले से जो आपकी बहुत ही गहरी निगाह है, हमें डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि हमें कहा जाता है, आसान ज़बान में आप भी समझा सकते हैं हमें, कि दिस इकॉनमी जो है, हमारी इकॉनमी है, वो रेंट सीकर्स के क्लचेस में है, क्रोनी कैपिटलिज्म है, कैसीनो कैपिटलिज्म है। ये क्या है? ये हमें आसान हमारे नाज़रीन के लिए बताएं, और क्या ये हकीकत है कि हमारी इकॉनमी इन्हीं के क्लचेस में है? बात दरअसल ये है कि ये जो निज़ाम होता है आपके ख़ास तौर पे रेंटियर्स का, सीकिंग का, वो कोशिश ये करते हैं कि अपने जो इन्फ्लुएंस हैं, या तो सियासी हो या माशी हो, उसको इस्तेमाल करके कुछ ऐसे पॉलिसीज़ लाएं और कोशिश करें कि हुकूमतें ले आएं जिसके नतीजे में उन्हें बैठे बैठे फ़ायदा हो जाए। अब एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूं कि अगर एक अनाउंसमेंट जो हमारी PTI की हुकूमत ने किया था कुछ साल पहले कि आप अपने जो पैसे हैं वो डिक्लेयर कर दें एक मर्तबा, तो हम आपको एमनेस्टी दे देंगे, आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगेंगे। तो ये एमनेस्टी तो एक लिहाज से यानी कि टैक्सेस माफ़ हो गए। तो इस तरह के इक़दामात जो हैं वो वही कर पाते हैं जिनका एक लिहाज से हुकूमतों पर काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है, और इसके नतीजे में तरक्की की रफ्तार पर कोई पॉजिटिव असर नहीं पड़ता, अलबत्ता बाज़ वक़्त उसका बुरा असर ज़रूर पड़ता है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के अशरफिया जो हैं उन्होंने इस मुल्क से बेपनाह फ़ायदा हासिल किया है, बहुत से इमारात लिए हैं, और आज आप देखिए कि न अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में जो पैसा बनाया गया है उसको इन्वेस्ट करने के बजाय उसको दुबई में जाके घरों में इन्वेस्ट किया गया है, इतना बड़ा अमाउंट कि मुझे तो हद से ज़्यादा इस बात पर अफसोस और परेशानी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब तो आवाज़ें सरकार की तरफ से आ रही हैं। हनीफ अब्बासी साहब वेटरन पॉलिटिशियन हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, उससे पहले भी वो वज़ीर भी रह चुके हैं। ये फरमाइए कि वो कहते हैं कि हम क्यों पैसे दें, उन IPPs को हम क्यों पैसे दें जो बिजली तो एक यूनिट नहीं बनाते और अरबों सैकड़ों अरब ले लेते हैं। उधर ख्वाजा आसिफ साहब का आज बयान आया है, वो फरमाते हैं कि इस मुल्क की इशराफिया टैक्स देने को बदउनवानी ख्याल ही नहीं करती। तो ये काम किसके हैं? हु वुड डू दैट? वो हमसे शिकायत कर रहे हैं। बात दरअसल ये है कि एक तरह से हमारे वक्त इस वक्त पाकिस्तान में कोएलिशन हुकूमत है, कम से कम 2 बड़े पार्टीज मिलकर इस वक्त पाकिस्तान के हुकूमत को चला रहे हैं, असेंबली में बैठे हुए हैं एज पार्टनर्स। तो ये वक्त है कि आप कुछ सख्त इक़दामात लें। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आने वाला बजट
जो अगले तकरीबन 2 हफ्ते लगभग में आ जाएगा, उसमें क्या वाकई पहली दफा एक बड़ी कोशिश होगी कि अशरफ के जो बेशुमार मराद दिए गए हैं और रिलीफ, कंसेशंस, एग्जेम्पशंस, ये कोशिश की जाएगी कि इनको ख़त्म किया जाए। और वाकई अगर हमारी हुकूमत ये करती है तो हम सब कहेंगे कि ये हुकूमत मुनासिब पॉलिसीज़ की तरफ चली गई है। डॉक्टर साहब, एक फिगर आई है 450 के करीब, एग्जैक्टली तो नहीं, 437 बिलियन और समथिंग सो की ब्लैक इकॉनमी है, जो कि अब हमारी जो डिक्लेयर्ड फॉर्मल इकॉनमी से ज़्यादा इस वक्त हमारी ब्लैक इकॉनमी है, ये फिगर आई है। तो क्या ये इसी की यही इसका ही शाखसाना है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मामला है कि जो बंदा कारोबार करता है, हुकूमत भी वही करता है और पॉलिसी अपनी मर्जी में बनाता है, जिसके नतीजे में रेंट सीकिंग और ये चीज़ें आती हैं? डॉक्टर साहब देखिए, ये जो फिगर दिया गया है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स अगेन, सरासर गलत। देखिए, पाकिस्तान की जो पूरी माशी साइज जो है इकोनॉमी की, वो बड़े हमने सलीके से इसको एस्टिमेट किया है, हमारे पाकिस्तान ब्यूरो ने और इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी उसको एक्सेप्ट किया है। पाकिस्तान का इस वक्त जो जीडीपी है वो 350 अरब डॉलर है, अब 350 बिलियन डॉलर्स, ठीक है जी जी। उसमें से जो हमने रिसर्च किया है और इस पे मैंने बहुत काम करवाया था पिछले कुछ महीने पहले, जो ब्लैक इकोनॉमी है, जिसे हम कहते हैं कि जो टैक्स वैक्स नहीं देती है, बिल्कुल ही निज़ाम के बाहर चलती है, उसका शेयर जो है अंदाजन हमारा 60% है। यानी कि वो इकोनॉमी जो है वो तकरीबन 210 अरब डॉलर है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर आप इस तरह देखिए कि अगर इस इकोनॉमी से हम 10% भी उठा लें तो 21 अरब डॉलर अगर हम उठा पाएंगे टैक्सेस में, तो इससे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तकरीबन 5 से 6 हज़ार अरब एक्स्ट्रा हम हासिल कर पाएंगे। तो ये है असल मार्केट टेस्ट इस वक्त पाकिस्तान के लिए। इन हालात में क्या वाकई पाकिस्तान एक बहुत बड़े स्टेप लेकर ब्लैक इकोनॉमी को अंदर लाने की कोशिश करेगा टैक्स सिस्टम में? ये असल टेस्ट है आने वाले दिनों में। भाई लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, एक नज़रिया बड़ा पॉपुलर हो रहा है आजकल कि इवन जीडीपी ज़रूरी है, आप डिफ़ॉल्ट ना करें इंडिया, लेकिन जीडीपी इज़ नॉट अ गुड मेजर कि जो ये बताए कि जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी में, इंडिया की अगर मिसाल लें 5-6 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी और 80% लोग जिल्लत भरी ज़िंदगी बसर करते हैं। इस जीडीपी इज़ द राइट मेजर टू इसको पैमाना है कि लोगों की ज़िंदगियों में क्या हो रहा है? ये एक लिहाज से आप ठीक कह रहे हैं। जीडीपी सिर्फ जो लेवल है आमदनी का वो अहम तो है, मगर इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि क्या मुसावात का पहलू है, क्या इसमें एक निज़ाम ऐसा है जिसमें हर तबके को एक मुनासिब शेयर मिल रहा है। हिंदुस्तान में हैरत अंगेज पोजीशन है, ख़राब हो चुकी है वो इलेक्शन में आप देख रहे हैं। अब हिंदुस्तान में हैरत अंगेज बात यह है कि 160 डॉलर बिलियनियर हैं। अगर उनकी वेल्थ आप इकट्ठा कर लें तो पाकिस्तान की पूरी आमदनी से ज़्यादा है। सिर्फ 160 लोग जो हैं हिंदुस्तान, ऐसे अदवानीज, टाटाज, बिरलाज वगैरह। हिंदुस्तान में गुर्बत का पैमाना 40% से ज़्यादा है अभी भी, हालांकि उनकी इनकम हमसे 40% ज़्यादा है पर कैपिटा टर्म्स में। हिंदुस्तान हैज़ बिकम अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि मुसावात ना होने के बराबर एक ऐसा मुल्क है। उस लिहाज से ऑल सेड एंड डन हमारे यहाँ भी बड़े मसाइल हैं, मगर हम कुछ हद तक अभी भी थोड़े से बेहतर। डॉक्टर साहब, it is always a great pleasure to have you and thank you very much for your very vital, valuable contribution to our
शो। नाज़रीन, ये था हमारा मसला, GDP क्या है, मसला क्या है। और हमने शुरू में डॉक्टर साहब से ये सवाल भी किया था कि जो एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है, अब वो लोग जो बिजली बनाते हैं उस बिजली के इस मामले को ठीक करेंगे जिन्होंने इस मुल्क की बिजली ही नहीं, इस बिजली के ज़रिए इस मुल्क की मैशत को ही बर्बाद कर दिया है। ये था हमारा आज का शो। इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।